नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सैन्य संगठन में मनोवैज्ञानिक परामर्श। इस सत्र में हम जानेंगे परामर्श की परिभाषा, स्वरूप एवं प्रकार, सैन्य क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता, सैन्य परामर्श के मुख्य मुद्दे, परामर्श की त्रुटियां व सैन्य क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं परामर्श। पहले के सत्रों में भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मनोविज्ञान का उपयोग सैन्य क्षेत्र में होता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही मनोविज्ञान ने सैन्य क्षेत्र में प्रवेश किया। कर्मचारी चयन, छंटनी तथा स्थानन में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं एवं परीक्षणों का प्रयोग किया जाने लगा। न केवल मनोविज्ञान ने सैन्य क्षेत्र की प्रक्रियाओं को अधिक सुगम व वैज्ञानिक बनाया, अपितु सैन्य क्षेत्र में उसके प्रयोग से मनोविज्ञान के भी नए दायरे विकसित हुए व सुदृढ़ हुए। उसका एक उदाहरण है नैदानिक मनोविज्ञान या क्लिनिकल साइकोलॉजी। जब सैन्य क्षेत्रों में सैनिकों एवं सैन्य अफसरों को मानसिक अवसाद व अन्य समस्याओं से ग्रसित होते देखा गया, तो मनोविज्ञान में एक नई शाखा का उद्भव हुआ जिसे कि हम नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं, और यह मनोविज्ञान के सैन्य क्षेत्र में उपयोग का ही एक फल है। सैन्य क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता युद्ध कला, नेतृत्व, मनोबल एवं अभिप्रेरणा, तनाव प्रबंधन, शांति प्रक्रिया जैसे अनेक क्षेत्रों में है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण परिमाणात्मक जांच में उपयोगी हैं। बुद्धि, समायोजन, व्यक्तित्व, समुत्थान शक्ति आदि का परिमाणात्मक जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण द्वारा कई वांछित गुणों एवं कौशलों को सैनिकों एवं अफसरों में विकसित किया जा सकता है। एक अन्य क्षेत्र है जहां मनोविज्ञान की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, और वह है परामर्श। तो हमने देखा कि मनोविज्ञान की उपयोगिता मुख्यतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण में होती है सैन्य क्षेत्र में, और इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान की मदद से उचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है। इसी के साथ आते हैं हम आज अपने विषय पर, जो है सैन्य क्षेत्र में परामर्श। सबसे पहले हम जानेंगे कि परामर्श का अर्थ क्या होता है। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिनके साथ समायोजन करने में अथवा उनका सामना करने में व्यक्ति को कठिनाई अनुभव होती है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। कई बार व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाते हैं, कभी कभी उनका आत्मबल क्षीण पड़ जाता है, कभी तनाव की स्थितियां उन पर हावी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए परामर्श बहुत ही लाभदायक होता है। हालांकि सैनिक व सैन्य अफसरों को स्वयं के कार्य व जीवन से संबंधित चुनौतियों के बारे में शुरू से ही भान होता है, वे उनके लिए सामना करने के लिए भी तैयार होते हैं, किंतु किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें व उनके परिवारजन को परामर्श से फायदा पहुंचाया जा सकता है। सैन्य संगठन में मानसिक स्वास्थ्य व मनोबल बनाए रखने में परामर्श एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिकों ने परामर्श को एक संयुक्त खोज की प्रक्रिया माना है, जिसमें एक ओर परामर्श चाहने वाला व्यक्ति होता है तथा दूसरी ओर परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है। परामर्शदाता व्यक्ति को स्वयं की क्षमताओं को पहचानने तथा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके बताता है। अभी हम बात कर रहे हैं परामर्श की प्रक्रिया पे, और हमने जाना कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक वो जो परामर्श चाहता है और दूसरा वो जो परामर्श देता है। परामर्श देने वाला न केवल व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है, वह उस व्यक्ति में निहित क्षमताओं, अपनी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति को पहचानने का मार्ग भी प्रदर्शित करता है। रेबर तथा रेबर के अनुसार
परामर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने में, भविष्य के लिए योजना बनाने आदि से संबंध साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन, उपदेश आदि की अनेक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। तो रेबर ने हमें समझाया कि किस प्रकार परामर्श एक व्यापक शब्द है और उसमें कई सारी प्रक्रियाएं निहित है, जिनमें कुछ हैं साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन आदि। जो चिकित्सक वैवाहिक समस्याओं, औषध दुरुपयोग, व्यावसायिक चयन, सामुदायिक कार्य आदि में निर्देशन देने में विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें परामर्श मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अर्थात काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वे होते हैं जो कि मैरिटल प्रॉब्लम्स, वैवाहिक समस्याएं, औषध दुरुपयोग, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, करियर काउंसलिंग आदि समस्याओं से संबंधित सुझाव व निर्देशन देते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि परामर्श के दायरे अत्यंत विकसित हैं। इनके बारे में हम संक्षिप्त में आगे चर्चा करेंगे। परामर्श के कई आयाम हैं, जिनमें से कुछ आपको सामने नजर आ रहे हैं। परामर्श न केवल सैन्य क्षेत्र में अपितु अन्य जीवन के कई क्षेत्रों में लाभदायक है, चाहे वह स्कूल हो, शिशु से संबंधित समस्याएं हों, खेल में प्रदर्शन को बेहतर करने की बात हो, औद्योगिक समस्याएं हों, उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो, वैवाहिक जीवन को सुगम बनाने की बात हो, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात हो, शिक्षण क्षेत्र हो, मादक द्रव्य दुरुपयोग हो या पुनर्वास हो या फिर परिवार की समस्याएं हों, हम देख सकते हैं कि परामर्श जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैन्य परिप्रेक्ष्य में परामर्श की आवश्यकता। आगे हम जानते हैं कि सैन्य क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसे क्या आयाम हैं जहां पर मनोविज्ञान उपयोगी हो सकता है। सैन्य जीवन शारीरिक व मानसिक चुनौतियों से भरा होता है। कई परिस्थितियों में ये चुनौतियां तनाव उत्पन्न करने वाली बन जाती हैं। कुछ मुख्य चुनौतीपूर्ण सैन्य परिस्थितियां निम्न प्रकार से हैं। बार-बार स्थानांतरण, कार्य की खतरनाक परिस्थितियां, वैवाहिक समस्याएं, परिवार में बीमारी या मृत्यु, आर्थिक समस्याएं, मित्र सहकर्मी संबंधित समस्याएं, विवाह जन्म से संबंधित सकारात्मक तनाव, सहकर्मी द्वारा आत्महत्या का प्रभाव, व्यवहार संबंधी समस्याएं जैसे कि काम न करना, चोरी, प्रशिक्षण में पूर्ण तन्मयता से भाग न लेना, अंतर्वैयक्तिक समस्याएं, व्यक्तित्व संबंधी तथा चारित्रिक समस्याएं, कार्य के लंबे अंतराल, उनका स्वरूप, युद्ध परिस्थितियां, युद्ध में साथी को खो देना जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तथा अभिघातजन्य तनाव जैसी स्थितियां पैदा कर देता है। तो अभी हमने बात की कुछ ऐसी समस्याओं की जो हमें बताती हैं कि सैन्य क्षेत्र में किस प्रकार परामर्श महत्वपूर्ण है, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, परिवार हो, घर हो, चाहे वे पॉजिटिव स्ट्रेस हो, इन सभी के साथ किस तरह से समायोजन करना है व जीवन में आगे बढ़ना है, इसके लिए परामर्श सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ऐसी समस्याओं के कारण ही सेना में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, परामर्श के द्वारा आत्मविश्वास, स्वाभिमान, तनाव, अवसाद, चिंता, नैतिकता, अनुशासन, नशीले पदार्थों एवं मदिरा सेवन आदि विषयों पर ध्यान दिया जाता है। ये कुछ ऐसे विषय हैं छात्रों जिन पर कि ध्यान देना आवश्यक है। किस तरह से सैनिकों के आत्मविश्वास को बनाए रखें, उनके स्वाभिमान का ध्यान रखा जाए व कैसे उनकी मदद की जाए कि वे नशीले पदार्थों व मदिरा सेवन आदि से दूर रह सकें।
सैन्य परामर्श के महत्वपूर्ण मुद्दे। सबसे प्रथम हम बात करेंगे स्टिग्मा की। और जब भी हम मनोविज्ञान में परामर्श की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं, तो स्टिग्मा की बात हमेशा सबसे पहले उभर कर आती है। तो हम जानना चाहेंगे कि स्टिग्मा का क्या अर्थ होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में अपनी पहचान व प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हेतु वह किसी से बात करने अथवा सहायता लेने में संकोच अनुभव करता है। उसे लगता है कि ऐसा करने पर अन्य लोग उसे हीन भाव से देखेंगे अथवा उसका मजाक उड़ाएंगे। इसे ही स्टिग्मा कहा गया है। इसी स्टिग्मा के चलते कई लोग मानसिक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, परंतु सहायता मांगने से कतराते हैं। मुझे विश्वास है छात्रों कि हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जहां समस्या की स्थिति में रहते हुए भी हम अन्य किसी से सहायता लेने में झिझकते हैं। और सैन्य क्षेत्र में यह स्टिग्मा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सैनिकों व अधिकारियों से तो यही अपेक्षित होता है कि वे हर हाल में मानसिक व शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहने की क्षमता रखते हैं। एक अन्य बात हमें यहाँ करनी होगी जिसे कहते हैं नैतिक दुविधा। परामर्श एक गोपनीय प्रक्रिया है। सेवार्थी स्वयं के बारे में परामर्शदाता को जो भी जानकारी देता है, परामर्शदाता पर पूर्ण विश्वास कर देता है। ऐसे में कई बार ऐसी समस्याएं भी उजागर होती हैं जो पूरे कमांड को प्रभावित कर सकती हैं। अब इस दुविधा को हमें समझना होगा कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है, परंतु उस व्यवहार से पूरा कमांड प्रभावित हो सकता है। तो यह दुविधा आ जाती है परामर्शदाता के लिए। परामर्शदाता नैतिक दुविधा महसूस करता है। यदि वह कमांडर को बताता है तो व्यक्ति के साथ धोखा होगा, क्योंकि काउंसलिंग एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है। जो बातें व्यक्ति परामर्शदाता को बताता है, परामर्शदाता वह किसी अन्य को नहीं बता सकता है। दूसरी ओर यदि परामर्शदाता कमांडर से छुपाता है तो पूरी कमांड का नुकसान भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में परामर्श की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बहुसांस्कृतिक सैन्य बल की। सेना में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोग आते हैं। परामर्श के समय व्यक्ति के साथ साथ उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी परामर्शदाता काउंसलिंग करता है, परामर्श देता है, तो उसे सामने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड ध्यान में रखना अति आवश्यक है, अन्यथा परामर्श सफल नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करेंगे परामर्शदाता की विभिन्न भूमिकाओं की। एक सैन्य मनोवैज्ञानिक नेता का स्थान संभालता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करता है तथा कमान अफसरों के बीच परामर्शदाता की भूमिका भी निभाता है। तो हम देखते हैं कि परामर्शदाता जो है वो सैन्य क्षेत्र में कई भूमिकाओं को एक साथ निभाता है। वह एक विशेषज्ञ भी होता है और एक सैन्य अधिकारी भी होता है। इस प्रकार परामर्शदाता के लिए अपना काम करना आसान नहीं रहता। तो आगे हम बात करेंगे परामर्श की प्रक्रिया की। सैन्य क्षेत्र में परामर्श के सोपान वही हैं जो सामान्य परामर्श में होते हैं। हम जानेंगे सैन्य परामर्श के बारे में, परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य सोपान क्या हैं। तो सर्वप्रथम परामर्श की आवश्यकता को पहचाना जाता है। पहचान करने के बाद परामर्श की तैयारी की जाती है। तत्पश्चात परामर्श सत्रों का संचालन होता है और फिर अनुवर्तन की बात आती है। परामर्श की आवश्यकता को पहचानना। व्यक्ति परामर्शदाता से
कुछ सहायता प्राप्त करने हेतु उसके पास जाता है। ऐसे में सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि परामर्शदाता उसकी आवश्यकताओं को समझे, साथ ही वह सेवार्थी का स्वयं की समस्या हल करने हेतु सामर्थ्य भी पहचान सके। तो परामर्शदाता के दो कार्य हो गए, एक तो आवश्यकताओं की पहचान करना व सामने वाले व्यक्ति के सामर्थ्य को पहचानना। इसी के पश्चात परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब आगे बात होगी परामर्श की तैयारी की। परामर्श हेतु तैयारी कई बातों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। उचित स्थान का चयन। परामर्श करने के लिए स्थान का उचित होना अति आवश्यक है। एकांत में एवं शांतिपूर्ण स्थान में जहां व्यक्ति आराम पूर्वक स्थिति में स्वयं के बारे में खुलकर बात कर सके, वहीं परामर्श दिया जा सकता है। अतः एक शांत एवं एकांत स्थान का चयन अति महत्वपूर्ण है। उचित समय। स्थान के साथ साथ समय का उचित होना भी अति आवश्यक है। सामान्यतः परामर्श का समय 1 घंटे का होता है। साथ ही सैन्य बलों को दिन में परामर्श देने का समय ज्यादा उचित माना जाता है। परामर्श का समय ऐसा हो कि व्यक्ति जल्दबाजी में न हो, तभी परामर्श उचित रूप से हो पाएगा। अतः हमने जाना कि समय दिन का हो तथा ऐसा हो कि व्यक्ति आराम से बिना किन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के, प्रेशर्स के, दबाव के अपनी बात को आराम से कह सके, उसके पास समय हो। सूचना एकत्रित व संगठित करना। सूचनाओं को साक्षात्कार फॉर्म, परीक्षण आदि की मदद से एकत्रित किया जाता है। तत्पश्चात समस्या की पहचान की जाती है। पहले व्यक्ति अपनी समस्याओं को स्वयं बता देता है, तत्पश्चात समय व स्थान का चयन होता है और उसके पश्चात परामर्शदाता परीक्षण का प्रयोग कर व्यक्ति के बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। परामर्श के प्रयोजन, चर्चा के बिंदु, विशिष्ट व्यवहार में अपेक्षित सुधार आदि विषयों पर ध्यान दिया जाता है। तत्पश्चात यह योजना बनाई जाती है कि परामर्श को किस प्रकार आगे ले जाया जाएगा, किन बिंदुओं पर बात होगी, किन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। परामर्श की संरचना का चयन। व्यक्ति, समस्या, समय आदि के अनुसार परामर्श के तरीके का चयन होता है। परामर्श के कई मॉडल्स हैं, कई उपागम हैं, तो समस्या के अनुसार, उपलब्ध समय के अनुसार उन उपागमों का चयन होता है। परामर्श के लक्ष्य का निर्धारण। छात्रों, कोई भी कार्य बिना किसी लक्ष्य के नहीं हो सकता और यह बात परामर्श के लिए भी सत्य है। तो इसीलिए परामर्श शुरू करने से पहले परामर्श का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया जाता है। सेवार्थी परामर्श सत्रों में क्या कहेगा यह तो अनिश्चित होता है, क्योंकि वह क्या कहेगा यह सेवार्थी पर ही निर्भर करेगा। परंतु सूचनाओं के आधार पर परामर्श के चर्चा बिंदु, लक्ष्य आदि निर्धारित किए जाते हैं। और अब बात आती है उचित वातावरण की। परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा सेवार्थी के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार की स्थापना परामर्श की सफलता का एक प्रमुख निर्धारक है। हमने पहले बात की फिजिकल एनवायरनमेंट की, फिजिकल कंपोनेंट्स की, जिसमें समय की बात हुई, स्थान की बात हुई, लेकिन यह भी आवश्यक है कि परामर्शदाता व सेवार्थी के मध्य एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित हो। जब ऐसा व्यवहार स्थापित होगा, तभी सेवार्थी अपने मन की बात बिना झिझक खुलकर परामर्शदाता के समक्ष रख पाएगा। वातावरण शांत, स्वच्छ एवं खुला हो, साथ ही फर्नीचर व साज सज्जा ऐसी हो कि व्यक्ति सहज महसूस करे। अब व्यक्ति को जब अपने मन की बात खुलकर करनी है, तो यह आवश्यक है कि हम भौतिक वातावरण को उसके अनुरूप बना दें, वह अपने आप को आरामदायक महसूस करे। परामर्श सत्र का संचालन। परामर्श सत्र के संचालन में परामर्शदाता के ज्ञान तथा उसके कौशल दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है कौशल।
नॉलेज एंड स्किल्स। तो यदि परामर्शदाता सफल परामर्श देना चाहता है तो उसके ज्ञान और कौशल दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। परामर्श सत्र को आगे बढ़ाने में बुद्धिमत्ता, सांवेगिक संतुलन एवं परानुभूति का अनोखा संगम चाहिए होता है। बुद्धिमत्ता है सामान्य इंटेलिजेंस कि हम व्यक्ति की समस्याओं को समझ सकें। दूसरा है सांवेगिक संतुलन, सामने वाले की समस्याओं को सुनते सुनते परामर्शदाता स्वयं का सांवेगिक संतुलन न खोए, इमोशनल न हो, बल्कि स्टेबल होता हुआ पूरी समस्या को सहजता से सुन सके, परंतु साथ ही वह परानुभूति रख सके। वह यह समझ सके कि व्यक्ति जब उस परिस्थिति में है तो उसे कैसा अनुभव हो रहा होगा। परामर्शदाता द्वारा सत्र के आरंभ में ही सत्र के उद्देश्य स्पष्ट कर दिए जाते हैं तथा परामर्शदाता व सेवार्थी एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह अति आवश्यक है छात्रों कि सेवार्थी व परामर्शदाता दोनों ही जाने कि उनका लक्ष्य क्या है। जब दोनों जानेंगे कि उनका लक्ष्य एक ही है, तभी वे साथ साथ उसकी ओर सुगमता से चल पाएंगे। परामर्शदाता सेवार्थी से अपनी समस्या के बारे में बेझिझक व विस्तृत रूप से बताने को कहता है। परामर्शदाता ध्यानपूर्वक सुनने का कार्य करता है तथा जैसे जैसे सेवार्थी समस्या को कहता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसके मस्तिष्क से बातों का बोझ व जंजाल कम होता चला जाता है। यह है परामर्श को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। यह बहुत ही सरल है परंतु बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही उपयोगी है। जैसे जैसे सेवार्थी अपनी समस्याओं को बताता चला जाता है, उसके मस्तिष्क का जंजाल व बोझ कम हो जाता है। वह जीवन को, स्थितियों को ज़्यादा साफ तरीके से, क्लैरिटी से देख सकता है। तत्पश्चात वह पुनः अपनी क्षमताओं व शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि मैं बता रही थी कि वह समस्याओं को क्लैरिटी से देख सकता है। जब उसका इमोशनल लोड कम होता है, जब वह सांवेगिक रूप से खुद को हल्का महसूस करता है, तो वह पुनः अपनी शक्तियों को पहचानने व उनका प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। सेवार्थी परामर्शदाता से चर्चा कर व उसके सहयोग से स्वयं के व्यवहार में कई परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुआ, परामर्श आगे बढ़ा, तो सेवार्थी स्वयं परामर्शदाता की बात मानने के लिए तत्पर रहता है। उसके द्वारा व्यवहार में अपेक्षित बदलाव को वह लाने के लिए तैयार होता है और इसी के साथ वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, वह समस्याओं को पीछे छोड़ सकता है। प्रत्येक सत्र के बारे में परामर्शदाता एक रिकॉर्ड तैयार करता है। यह इसे करने का एक प्रोफेशनल तरीका है कि हर सत्र में क्या हुआ, वह कितना उपयोगी रहा, उसका क्या रिजल्ट निकला। इस रिकॉर्डिंग के कई फायदे होते हैं। उससे परस्पर किए गए संकल्प, कार्य योजना, सेवार्थी की उपलब्धियों, सुधार, वरीयताओं अथवा कठिनाइयों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। तो यह हुई परामर्श सत्रों की रिकॉर्डिंग की बात। आगे बात होती है अनुवर्तन की। परामर्श एक सत्रीय प्रक्रिया नहीं है। परामर्श एक बार में घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कई सत्र काम में लिए जाने पड़ सकते हैं। परामर्श प्रक्रिया योजना के लागू होने तथा परिणामों की जांच होने तक चलती रहती है। जैसे कि हमने पहले बात की कि परामर्श का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है, तो जब तक सेवार्थी व परामर्शदाता उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, परामर्श की प्रक्रिया चालू रहती है। वह इसमें कई सत्र प्रयोग में आ सकते हैं। सामान्यतः सेवार्थी को एक हफ्ते से वापस बुलाया जाता है। यह सामान्य चलन है कि एक हफ्ते में एक बार परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा की जाती है, साथ ही उसके सामने आई समस्याओं पर भी चर्चा होती है। एक हफ्ते में व्यक्ति ने क्या क्या बदलाव किए और उसे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस पर चर्चा होती है। परामर्श की त्रुटियां।
अभी हमने जाना कि किस प्रकार से परामर्श की प्रक्रिया घटित होती है और अब हम जानते हैं कि कैसी त्रुटियां परामर्श प्रक्रिया में घटित हो सकती हैं। परामर्श प्रक्रिया में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा ये त्रुटियां परामर्श की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। परामर्शदाता द्वारा अनचाही सलाह देना, पूरी तरह से न सुनना। छात्रों, आप इन बातों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया सफल हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि परामर्शदाता सेवार्थी की बात को ध्यान से सुने। इसमें सुनने का कार्य अधिक और बोलने का कार्य कम होता है, परंतु यह सामान्य मानव व्यवहार है कि हम बोलने के लिए या सलाह देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इन्हीं वजह से परामर्श में त्रुटियां आती हैं। तो परामर्शदाता द्वारा अनचाही सलाह देना, पूरी तरह से न सुनना, व्यक्तिगत इच्छा या अनिच्छा को प्रक्षेपित करना, जल्दी में निर्णय लेना, भावात्मक स्थिरता खोना, परामर्श की रूढ़िवादी धारणाएं तथा अनुवर्तन के अयोग्य तरीके अपनाना इनमें से कुछ हैं। अर्थात परामर्शदाता को चाहिए कि वह उचित उपागम का उपयोग करे और इन सभी बातों का ध्यान रखे ताकि परामर्श सफल रह सके। सैन्य क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याएं, कई प्रकार की समस्याओं के बारे में हमने आगे भी बात की है। अभिघात, अवसाद, अभद्र व्यवहार, नशीले पदार्थों का सेवन, परिस्थितिजनक तनाव, पारिवारिक हिंसा, दुश्चिंता आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में सैन्य क्षेत्र में परामर्श दिया जाता है। चाहे वह नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो, जिन्हें हम एनडीए, आईएमए, ओटीए कहते हैं, भारतीय वायुसेना की बात हो, सभी जगह प्रशिक्षण अकादमियों तथा नेवल अकादमी आदि में भी परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परामर्श की उपयोगिता व आवश्यकता को किस प्रकार आज के समय ने सभी ने समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है। कैडेट्स की स्वयं के बारे में अनुचित सोच, सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई, ये बिंदु हमें बताते हैं कि ट्रेनिंग एकेडमीज में, प्रशिक्षण अकादमियों में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है प्रशिक्षण के लिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो नए नए कैडेट्स आते हैं वो एक नकारात्मक सोच रख सकते हैं, उन्हें सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है, उन्हें कार्य के स्वरूप, अत्यधिक समयावधि, समय के दबाव की वजह से उत्पन्न तनाव की स्थितियां महसूस हो सकती हैं, अनुशासन से संबंधित तथा झूठ बोलना, चोरी करना आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। अंतरवैयक्तिक संबंधों जैसे कि मित्रों, वरिष्ठ अधिकारियों, अधीनस्थों के साथ तनावपूर्ण स्थितियां आदि ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और इसीलिए परामर्श सेवाएं प्रशिक्षण अकादमियों में उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व, कार्य, अनुशासन एवं अंतरवैयक्तिक समस्याओं से संबंधित परामर्श सैन्य बल को स्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार प्रदान करवाया जाता है। मनोशैक्षिक परामर्श, साइको एजुकेशन, पदोन्नति परामर्श, प्रमोशन काउंसलिंग, निष्पादन परामर्श, परफॉर्मेंस काउंसलिंग, परिवार के लिए परामर्श, काउंसलिंग फॉर फैमिली आदि सैन्य क्षेत्र के कुछ विशेष परामर्श हैं। तो समस्या के अनुसार ही काउंसलिंग का भी चयन किया जाता है। मनोशैक्षिक परामर्श में तनाव प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन तथा आत्महत्या से संबंधित लक्षणों को पहचानने हेतु सामग्री प्रदान की जाती है। जब सेवार्थी की पदोन्नति किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती है, तब परामर्शदाता उन्हें किसी कार्य के लिए निर्दिष्ट करते हैं। यही पदोन्नति परामर्श कहलाता है। निष्पादन परामर्श में अधीनस्थ के निष्पादन की समीक्षा की जाती है, साथ ही निष्पादन के लक्ष्य तय कर उन तक पहुंचना सिखाया जाता है। अतः सैन्य क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परामर्श का दायरा अत्यंत विस्तृत है।
सरल से लेकर जटिल समस्याओं के लिए परामर्श की आवश्यकता पाई जाती है। तो आज के इस सत्र में हमने जाना छात्रों परामर्श की परिभाषा के बारे में, उसका स्वरूप व उसके प्रकार, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सैन्य क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, परामर्श की प्रक्रिया कैसी होती है और सैन्य क्षेत्र में परामर्श के मुद्दे क्या हैं और प्रकार क्या हैं। आशा है कि आज का यह सत्र आपके लिए उपयोगी था। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद।